नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। आज उनका हरिद्वार का दौरा है और इसी क्रम में हरिद्वार पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मुरारी बापू की रामकथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पतंजलि में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहीं पर मुरारी बापू की रामकथा में भी शिरकत करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब वो हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में वो हरिद्वार पहुंचे हैं। इसी के साथ ही वो रुड़की डायलिसिस सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, मुख्यमंत्री साहब हरिद्वार पहुंच गए, क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ माहौल अभी? सबसे पहले पतंजलि योग पीठ में जो श्री राम कथा चल रही है, वहां पर वो मुरारी बापू की वहां पर वो शिरकत इस समय कर रहे हैं। उसके बाद उनका ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में एक कार्यक्रम है, जहां पर वो रुड़की स्थित एक जिला चिकित्सालय में के डायलिसिस यूनिट का वहां पर उद्घाटन करेंगे और उसके बाद शाम को आर्ट और लिविंग और सोनी इंडिया के द्वारा जो हर की पैड़ी गंगा घाट पर जो सौंदर्य का कार्य किए गए हैं, उनमें उनके कार्यक्रम में वह सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री जी। को लेकर विकास, शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मसूरी में पुष्कर सिंह धामी ने जिला चिकित्सालय में डीएलएफ फाउंडेशन के द्वारा दी गई सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण कर दिया है। इसके बाद मसूरी टाउन हॉल में आयोजित बीजेपी के द्वारा स्वागत समारोह में शिरकत भी की, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों ने विशाल फूलों की माला पहनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 20 घंटे काम करते हैं, वह उन्हीं के पद चिन्हों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की जनता का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया है। उन सभी सपनों को पूरा करना भी हमारे संकल्प है। उन संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे और एक संकल्प हमने 12 फरवरी 2022 को लिया था कि नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये हमारा देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, हिमालय का प्रदेश है, ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, जिसको हम कहते हैं कि विश्व की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहीं बनेगी तो हमारे। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी नियुक्तियों में गड़बड़ी में चल रही जांच की आंच अब अधिकारियों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। जांच से जड़े अधिकारियों ने बीते रोज जिला सहकारी बैंक देहरादून में दस्तावेजों को खंगाला और अधिकारियों से पूछताछ की। घपले में 8 अफसरों पर भी कार्रवाई की गई, जबकि जिला सहकारी बैंकों के महाप्रबंधक को मुख्यालय अटैच कर दिया गया। वहीं देहरादून की जीएम वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया और हटा दिया गया। देहरादून, यूएस नगर यानी कि उधमवीर सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी हुई भर्तियों में जो गड़बड़ी है, उसकी जांच को प्रभावित न कर सके, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। देहरादून के एडीसीईओ भारत सिंह से उनका चार्ज हटा लिया गया। सचिव सहकारिता आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को
AR हरिद्वार राजेश चौहान को देहरादून, सुरेंद्र पाल को पिथौरागढ़ से हरिद्वार, हरीश चंद्र खंडूरी को अल्मोड़ा से चंपावत, मनोहर सिंह मरतोलिया को चंपावत से पिथौरागढ़ भेजने के आदेश जारी किए। बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। राज्य के सहकारिता विभाग में नियुक्तियों पर पूरे तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई, जिसको लेकर अब राज्य की राजनीति भी गरमाने लगी है। जहां सरकार ने सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस महिला में CBI जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी विवादित मामला होगा उसकी जांच की जाएगी। सरकार पारदर्शिता, मियावीता और समयबद्धता के आधार पर काम कर रही है। और उसमें जैसे ही विज्ञप्ति निकाली गई 28 पदों के अगेंस्ट सिर्फ 100 आवेदन आए। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। जो सहकारिता में घोटाला सामने आया है वो इस बात का प्रमाण है कि जो आरोप हमने लगाए थे पहले कि सहकारिता में घोटाला हो रहा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी ने आरोप लगाया था और वो आरोप आज सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और जांच में लीपापोती कर रही है। अगर सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सहकारिता मंत्री जी वास्तव में जांच कराना चाहते हैं और दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, तो हमारी मांग है दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए इस घोटाले की CBI जांच करानी चाहिए। पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़ गए हैं। सौरभ, यानी कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे और उसने कहा था कि गड़बड़ियां हुई है, यूं माना जाए कि वो सच साबित हो रहे हैं? तकनीकी कारणों के चलते सौरभ से संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि सहकारिता विभाग में नियुक्तियों को लेकर एक गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया और गड़बड़ी का मामला बताया। साथ ही उसमें कहा गया कि इसकी जांच CBI से करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसे में अब सरकार ने SIT का गठन करके इसकी जांच कराई, जिसके साथ ही अब 8 अफसरों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय आने पर जांच भी कराई जाएगी, यानी कि अन्य किसी एजेंसी को अगर जांच देने की बात आती है तो वो भी कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम कर रही है, SIT जांच कर रही है, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। अब ऐसे में सरकार ने 8 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही तमाम अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, यानी कि यूं माना जाए कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था वो सही थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सहकारिता विभाग में घपले घोटाले का मामला जो सामने आया, जिसके बाद लगातार जांच की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर सरकार भले ही SIT जांच करा रही हो, लेकिन उसके बावजूद CBI जांच की मांग उठने लगी है। इसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर सरकार इस मामले को गंभीर होती तो शायद इस तरीके के हालात पैदा ना होते। आपको बता दूं कि सहकारिता मंत्री पहले भी धन सिंह रावत थे और वर्तमान में भी धन सिंह रावत है। इससे पहले की अगर बात की जाए सचिव की, तो सचिव भी मीनाक्षी सुंदरम पहले भी इसी पद पर तैनात थे और वर्तमान में भी मीनाक्षी सुंदरम ही सचिव के पद पर तैनात है। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि समय आने पर हम जांच कराएंगे अगर किसी दूसरी एजेंसी को देने की बात होती है तो, लेकिन फिलहाल SIT से करा रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता जरूरी है। तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं सरकार भी बचाव चाहती है? समयबद्धता की बात की जा रही है, समयबद्ध तरीके से जो जांच हो सके, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि लगातार कांग्रेसियों ने सवाल खड़े किए थे कि सहकारिता विभाग में नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं, चहितों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिसका खामियाजा अब जो है सरकार भुगत भी रही है और आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक CBI जांच को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। SIT जांच फिलहाल गतिमान है जी। सौरभ, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अधिकारियों के तबादले करना, उनको बाहर का रास्ता दिखाना, इन सारी चीजों को किस तरह से देखा जाए?
बिल्कुल देखिए, प्रथम दृष्टया जिन अधिकारियों की संलिप्तता पाई जा सकती है, हो सकती है, उन लोगों को फिलहाल जो है मुख्यालय संबद्ध कर दिया या दूसरे जनपदों में भेज दिया गया। यहाँ सरकार की तरफ से 8 अधिकारियों पर फिलहाल कार्रवाई की गई और ये जरूर कहा जा रहा है कि जब तक जांच नहीं होती है ये लोग वहीं संबद्ध रहेंगे और जो अन्य लोग भी इसके दायरे में आते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सौरभ, क्या लगता है कि अगर वो किसी दूसरे जनपद में है तो क्या वो तब कार्रवाई को प्रभावित नहीं कर सकते? बिल्कुल देखिए, फिलहाल जो है उस जगह से हटा दिया गया है। फिलहाल जांच का विषय है, क्योंकि जांच अधिकारी को भी बदला है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने भी लाजमी है। जब जो है जांच होती है और कोई अधिकारी होता है और उसको हटा दिया जाए तो ये तय हो जाता है कि जांच प्रभावित हो सकती थी, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी, जिसको लेकर जो है जांच अधिकारी भी बदल दिए गए और 8 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको फिलहाल जो है पद से हटा दिया गया है। जी शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। देहरादून में शीशम बाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग 2 दिन के बाद भी नहीं बुझ पाई है। धुएं की वजह से ग्रामीणों का दम घुट रहा है। चिंता की बात यह है कि दमकल विभाग की भी गाड़ियां आग बुझाने पर हाथ खड़े कर चुकी हैं। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आग नहीं बुझा पा रही है। लेकिन प्लांट में मौजूद कूड़ा अभी भी धू धू कर जल उठा है। प्लांट से उठ रहा धुआं सेला कुई से लेकर आसपास के गांव में सुबह 9 बजे तक छाया रहा। धुएं के कारण लोगों को घुटन महसूस होने लगी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दमकल विभाग का कहना है कि आग बुझाने में काफी कठिनाई आ रही है। आपको बता दें कि सोमवार की बीते 12 बजे दोपहर में अचानक से शीशम बाड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अभी भी धारण किया हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मित्तल जुड़ गए हैं। अजय, 50 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं लगभग आग को लगे हुए, लेकिन अभी तक भी आग बुझ नहीं पा रही है। अजय सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। अजय, 50 घंटे से अधिक हो चुके हैं आग को लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी आग बुझने के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सेलोगुई में जो शीशमबाड़ा में जो सॉलिड वेस्ट प्लांट है उसका जो कूड़ा जो रिसाइकलिंग होता है वहाँ सोमवार को जो है तो उसमें आग लग गई थी और लाखों टन कूड़ा जो है इसकी चपेट में आ गया और इसी चलते जो है आसपास का इलाका जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जहरीली जो इसके अंदर से निकलने वाली गैस है वो आसपास के लोगों को प्रभावित भी कर रही है और 5 गाड़ी जो दमकल की है उसको बुझाने में जो है अभी तक नाकाम साबित हुई है। और इसी को लेकर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी जो है आज वहाँ भारी विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है निगम को इसको देखना चाहिए जिससे कि जहरीली गैस जो है लोगों के घरों में ना जाए और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित ना करे। जी आखिर ऐसे में क्या रास्ता बचता है? किस तरह से आग को बुझाया जाएगा जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, दम घुट रहा हो? ऐसे में तमाम बीमारियां भी फैल सकती हैं। अजय जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी है वो तमाम जो है इस पर काम कर रही है और आज एक बड़ी गाड़ी जो है किसी विभाग द्वारा जो मंगाई गई है, लेकिन वो भी जो है उस पर आग पर जो है काबू नहीं कर पा रही है और जो चिंता की लकीरें जो है निगम पर भी जो साफ दिखाई दे रही है। निगम जो है जो एक कंपनी है उस पर जो है इसका ठीकरा फोड़ रहा है। उनका कहना है कि ये जो सारा है जो कंपनी के ऊपर होता है, कंपनी को इसकी वो करनी चाहिए और उसको बकायदा कंपनी को जो है नोटिस भी जारी किया गया है निगम की ओर से कि इस पर जल्द से जल्द जो है आग पर जो है काबू कराया जाए। इसके अलावा जो है निगम जो है अपने आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर जो है काबू पाया जा सके और लोगों को जो इससे जहरीली गैसें जो निकलने वाली जहरीली गैसें उससे जो निजात दिलाई जा सके। जी शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। हल्द्वानी प्रशासन सालों पुरानी गफूर बस्ती पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुटा है। रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले एक बैठक की थी। ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है। हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल धीराज गर्बयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के साथ जिला प्रशासन की 4 अप्रैल को एक बैठक हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा रेलवे को कहा गया कि इतने बड़े अतिक्रमण के हिस्से को हटाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि 4500 अतिक्रमण है जिनको तोड़ा जाना है, क्योंकि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है। ऐसे में अलग अलग फेस में किस तरह की कार्रवाई होनी है। एक बेवा रहती है, बच्चे
हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक अपनी कार्य योजना बनाएं कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या। तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जेसीबी मशीनें चाहिए, या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका। तो ये सारी चीज़ प्लानिंग के साथ ये लोग 11 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। आपको बता दें कि गफूर बस्ती पर भी बुलडोजर चलेगा। सरकार इसकी तैयारी में है। साथ ही रेलवे भी अपने अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त कराने के लिए तैयार है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो बैठक हुई थी उस बैठक में यह पूछा गया था रेलवे से कि आखिर उनके पास क्या प्लान है, किस तरह से इस अतिक्रमण को हटाएंगे, क्योंकि अतिक्रमण बड़ी दूरी तक है, बड़ी संख्या में है, 4,000 से अधिक बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में इन सभी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हल्द्वानी से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, अब बस्ती पर बुलडोजर चलने की तैयारी है, गफूर बस्ती पर। अब इतनी बड़ी संख्या में इस अवैध निर्माण को हटाना कितना चुनौती भरा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बात की जाए हल्द्वानी और नैनीताल जिले के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कहीं ना कहीं कार्रवाई लगातार शुरू कर दी है। हल्द्वानी की बात करें, जहां जहां अतिक्रमण यहाँ पर लंबे समय से किया जा रहा था वहां पर लगातार अतिक्रमण कार्यों को हटाया जा रहा है। पुल की बात करें, मछली बाजार में लगातार लंबे समय से अतिक्रमण चल रहा था, वहां पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। और अब गफूर बस्ती जो लंबे समय से रेलवे की जमीन पे यहाँ पर बनी हुई है और सालों से इस बस्ती का वजूद है। हालांकि इस गफूर बस्ती को हटाने का जो मुद्दा है वो समय समय पर उठता रहा और उसके बाद राजनीति भी कहीं ना कहीं इस बस्ती को लेकर होती रही, लेकिन अब प्रशासन ने कहा जाएगा कि ठान लिया है कि इसको हटाया जाए। रेलवे कहीं ना कहीं लगातार कई सालों से अपनी जमीन वापस मांग रहा है, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के बाद वो मामला लंबित पड़ जाता है। लेकिन इस बार कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं हरी झंडी। अमित, ऐसे में किसकी लापरवाही मानी जाए, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि 4,000 अवैध अगर निर्माण है तो कोई एक दिन में या 2 दिन में तो बने नहीं होंगे। जब ये अवैध कब्जा चल रहा था तब प्रशासन से लेकर रेलवे और रेलवे से लेकर नगर निगम तक क्या कौन सी नींद में थे उस टाइम पर? बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सालों पुराना ये गफूर बस्ती का जो मामला अतिक्रमण का रेलवे की जमीन में लगातार लोग बसते रहे और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी कहीं ना कहीं इस पे यहाँ पर राजनीति खेली गई, लोग यहाँ बसाए गए, आधार कार्ड यहाँ लोगों के हैं, स्थायी निवास यहाँ लोग, उसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों को रेलवे की जमीन पर बसने दिया गया। समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन ठंडे बस्ते पे जाता रहा उसे। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा सकता है कि प्रशासन का रुख काफी यहाँ पर कड़ा है और गफूर बस्ती को हटाने के लिए, क्योंकि लंबी संख्या में यहाँ लोग हैं, करीब 4,000 से ज्यादा घर बताए जा रहे हैं, उसको हटाने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो डीएम है, नैनीताल डीएम उनकी तरफ से कहा गया है कि एक रोड मैप बनाया जाएगा। रेलवे के साथ बैठ के बैठकों का दौर लगातार जारी है और उस पर डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि एक दिन में अतिक्रमण हट नहीं सकता है, लंबा समय लग सकता है। कितनी फोर्स यहाँ जाएगी, कितने चरण में लाया जाएगा, उसको लेकर के तैयारी कहा जा सकता है कि अब प्रशासन तरफ से की जा रही है। और गफूर बस्ती को यहाँ पर अतिक्रमणकारी यहाँ पर जिस तरीके से लोग हैं उनको यहाँ पर विस्थापित किया जाए या ना किया जाए, ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री रेखा आर्य ने किशोरी मंगल दल बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि युवा मंगल दल और महिला मंगल दल की तर्ज पर अब राज्य में किशोरी मंगल दल भी बनाया जाएगा, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किशोरियों को मिल पाएगा। रेखा ने कहा कि इससे पहले महिला मंगल दल और युवा मंगल दल के लिए सरकार की योजनाएं पहुंचा करती थी, लेकिन बालिकाओं के लिए सीधा लाभ नहीं पहुंचता है। युवा कल्याण के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे नवयुवक मंगल दल गठित हैं, जो हमारे महिला मंगल दल गठित हैं, ये दोनों ही मंगल दलों में हमें ये महसूस होता था कि कहीं ना कहीं जो है किशोरी उसमें से सीन में रहती नहीं थी, क्योंकि जब भी हमने साजो सामान दिया तो वो हमने नवयुवक मंगल दल में हमारे युवक रहते थे, एक भी लड़की का उसमें प्रतिभाग नहीं होता था।
महिला मंगल दल में एक भी किशोरी का प्रतिभाग हम नहीं देखते थे। लगभग आने वाले समय में जिस प्रकार से हम काउंसलिंग करने वाले हैं, वो काउंसलिंग का एडवांटेज वही अब जो है हमारी जो किशोरी मंगल दल होगा उसको भी मिलेगा, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक में, और जो अविवाहित। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव दिखने लगा है। दिनों दिन आग की घटनाओं में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि वन विभाग के पास कागजों में इसका प्लान तो है, लेकिन समाधान बिल्कुल भी नहीं। इसका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उनसे हमने एक मोबाइल ऐप भी लिया है, जिसके माध्यम से कोई भी स्टाफ भी उसको ऐप को डाउनलोड करके और कोई जन सामान्य भी उसको डाउनलोड करके अगर फायर पे उसका फ़ोटो लेके भेजता है तो पूरे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और तुरंत जो हमारा नियरेस्ट क्रूज स्टेशन होगा उसको सूचना चली जाएगी चौकी पर। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हर सेक्टर की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हेली सर्विस को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऑनलाइन टिकट खोल दी गई है। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा यह बुकिंग अभी फिलहाल केवल 6 मई से 20 मई तक के लिए खोली गई है, जो कि लगातार जारी है। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खास तौर पर केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए केवल गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकृत वेबसाइट को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अधिकृत किया है। 1.25 लाख के करीब यात्री हमारे हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए दर्शन करते हैं, लेकिन जितनी यात्रा चलती है उसके हिसाब से यह संख्या हमेशा कमी है। उसमें से 70% लगभग 80 से 85 हजार के संख्या के टिकट हम लोग ऑनलाइन देते हैं। इसके बारे में हमें कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम का पोर्टल है, उससे जो है सुरक्षित तरीके से बुकिंग होती है उसकी। लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पर हमने उसमें ये भी कह दिया गया था कि इसके अलावा कोई अगर किसी और पोर्टल से अगर टिकट देने की अगर बात करता है या कमिटमेंट करता है तो वो गलत है। हेली सर्विस की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा 3 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि 3 मई से, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 3 मई को ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अचानक मंडी समिति का दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। अब ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां मंत्री गणेश जोशी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने जाकर देखा तो वहां व्यवस्थाएं थी ही नहीं, गंदगी का अंबार लगा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है गंदगी की, और इसी के चलते उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। देखते तो मेरा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, इतनी गंदगी यहाँ पर है। मैंने मास्क लगाया था, उसका उससे खाली होया जा रहा था, तो बेचारे जो लोग यहाँ पर अपना सामान बेचने आते होंगे या सब्जी वाले सामान लेते होंगे, इस प्रकार मिलते होंगे। इसलिए मैंने इनको निश्चित किया है। 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे, मैंने कहा 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन। फिर 15 दिन के बाद मैं अगर आऊँगा तो यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जहां पूरे देश में एक तरफ क्रिकेट का खुमार छाया है, तो वहीं इस समय आईपीएल का सीजन भी शुरू हो चुका है। घर घर में क्रिकेट मैच देखा जा रहा है, वहीं क्रिकेटरों की सराहना भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में साधु संत भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। साधु संत क्रिकेट खेलते हुए पहली बार ही आपने देखा होगा। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में क्रिकेट टीम इंडिया और आईपीएल की टीमों कि लोग घर घर में प्रशंसा कर रहे हैं, वही साधु संत भी क्रिकेट खेलकर अपना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं। संतों ने बताया कि पूजा पाठ करने के बाद दोपहर के समय खाली रहते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं। उनकी अपनी वो है, हमारा तो खाली एंजॉय के है, अपने थोड़ा एक्सरसाइज के लिए है, क्योंकि हमें ज़्यादा इधर उधर घूमने का समय नहीं मिल पाता है, पूजा पाठ से समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अपना सभी महात्मा लोग मिलकर के, बड़े छोटे गुरु भाई हैं सभी, और सभी अपना एंजॉय कर रहे हैं। अपना के बाद भोजन के बाद थोड़ा महात्मा फ्री होते हैं दिन में, तो एक्सरसाइज के तौर पे थोड़ा खेल हो जाता है 1-2 घंटे के लिए। इससे मनोरंजन भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी बनी रहती है, शरीर भी फिट रहता है।
इसी कारण के लिए हम थोड़ा खेलते रहते हैं यहाँ पे सब महात्मा आपस में। गृहस्थी में कोई नहीं खेलता, सिर्फ महात्मा आपस में मनोरंजन के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी IPL देखते रहते हैं तो उसमें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।